श्याम दोस्तों। आज हम पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि कहाँ से कहाँ बहते हुए नदी चंबल नदी का विस्तार, कहाँ नदी विसर्जन हो किसमें मिल जाती है, यहाँ तक कि अपने डायग्राम में आज हम उसकी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी की बात करते हैं दोस्तों, चंबल नदी की थ्योरी की बात करते हैं। किसकी? चंबल नदी का। तो चंबल नदी की थ्योरी की बात करते हैं तो पहला दोस्तों इसका उद्गम आता है। उद्गम इसका जानापाव की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी है, वो है दोस्तों एमपी। ये जानापाव की पहाड़ी एमपी की है और ये विंध्याचल श्रेणी की है। कहाँ की है? ये दोस्तों विंध्याचल श्रेणी में जानापाव की पहाड़ी है। और इसकी बात करते हैं आगे, इसमें लिख देते हैं किस श्रेणी की है? विंध्याचल श्रेणी की है। विंध्याचल श्रेणी की जानापाव की पहाड़ी एमपी से चंबल नदी का उद्गम होता है। दोस्तों ये कहाँ, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 966 की। लंबाई कितनी है? 966 किमी। अगर बात करते हैं तो राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है इसका? तो दोस्तों राजस्थान में इसका प्रवेश होता है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से इसका प्रवेश होता है। तो दोस्तों राजस्थान के चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से इसका चंबल नदी का प्रवेश होता है। और प्रवेश होने के बाद दोस्तों ये कोटा और बूंदी में, कोटा बूंदी में तो बहती है 135 किमी। अगर बात करते हैं कोटा बूंदी में कितनी बहती है? 135 किमी। तो बात करते हैं दोस्तों सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में राजस्थान व एमपी की सीमा बनाते हुए, सीमा कितनी बनाता है? 241 किमी बनाते हुए बनाती है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? हमने कहा चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है। तो कुल लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 966 किमी है। तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कोटा बूंदी में प्रवेश द्वार से कोटा बूंदी में 135 किमी। सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में राजस्थान व एमपी की सीमा 241 किमी बनाती है। अंत में दोस्तों ये किस में मिल जाती है? ये दोस्तों मिल जाती है, ये हमारे पास में ये मिल जाती है मुरादगंज यूपी। मुरादगंज एक स्थान है यूपी का और ये यमुना में मिल जाती है। दोस्तों उद्गम कौन कहां से होता है? जानापाव की पहाड़ी से। और जानापाव की पहाड़ी किस श्रेणी की है? विंध्याचल श्रेणी की है। कहां पे है? एमपी में है। इसकी लंबाई कितनी है? 966 किमी है। तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कोटा बूंदी में 135 किमी बहती है। सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में राजस्थान व एमपी की सीमा 241 किमी बनाती है। और अंत में मुरादगंज यूपी में ये किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कई बार कि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों राजस्थान में नित्यवाही नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह पूर्ण आंतरिक भाव की दृष्टि से सबसे लंबी है जो नित्यवाही नदी है। आंतरिक बहाव की सबसे लंबी नदी तो अपने बनास भी है,
बनास है, लेकिन बनास वर्ष भर नहीं बहती है। दोस्तों अपनी चंबल नदी की बात हो गई, कहाँ से हुआ था, जानापाव की पहाड़ी उद्गम से हुआ। कहाँ कुल लंबाई कितनी है, 966 किमी। राजस्थान में इसकी जो 84 से प्रवेश करती है। कोटा बूंदी में 135 किमी इसकी लंबाई है। सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में राजस्थान व एमपी की सीमा बनाते हुए कितनी बनाती है, 241 किमी। अंत में मुरादगंज यूपी में ये किस में मिल जाती है, यमुना में। यहाँ तक बात हो गई थी दोस्तों। अब अपन बात करते हैं आगे कि इस पे बांध बने हुए हैं। बांध कौन कौन से बने हुए हैं, चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं। और चंबल नदी पर बांध चंबल नदी पर बांध है। हमारे पास में क्वेश्चन कोई सी भी हो सकता है, क्रम पूछ सकता है। क्या क्रम पूछ सकता है, या तो अपने को पूछेगा दक्षिण से उत्तर की ओर, या पूछेगा उत्तर से दक्षिण की ओर। हम दक्षिण से उत्तर की ओर समझने का मतलब यह है कि अपने राजस्थान में दक्षिण से जहां से उद्गम होता है वहां से लेके मुरादगंज यूपी तक कितने बांध बने हुए हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं मुख्यतः। तो दोस्तों पहला बांध हम बात करते हैं, पहला बांध है हमारे पास में गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध और जो है हमारे पास में एमपी में। उसके बाद में दूसरा बांध है दोस्तों राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ आपको पता है कहाँ है, राजस्थान में। और उसके बाद में तीसरा बांध है हमारा बांध है जवाहर सागर बांध। ये भी है कोटा। तो बांध कितने, पहला गांधी सागर बांध एमपी में है, तो दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध अपना चित्तौड़गढ़ में है, और तीसरा बांध जवाहर सागर बांध कोटा में है। चौथे नंबर पे बांध आएगा हमारा कोटा बैराज, और कोटा बैराज आपको नाम से पता लगता है कहाँ पे है, कोटा। पांचवें नंबर पे आएगा हमारा नौनेरा बांध, और नौनेरा बांध हमारा आएगा दोस्तों, नौनेरा बांध आएगा कोटा में। छठे नंबर पे आएगा डूंगरी बांध, और डूंगरी बांध कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में बना हुआ है, सवाई माधोपुर में बना हुआ है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जो क्रम है वो कौन सा है, गांधी सागर बांध, पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा हमारा जवाहर सागर बांध, और चौथे नंबर पे कोटा बैराज और नौनेरा बांध कोटा, और डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में। दोस्तों ये क्रम हमारा दक्षिण से उत्तर की तरफ है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ आएगा पहला डूंगरी बांध, पांचवा नौनेरा, तीसरा कोटा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध। ये हमारा क्रम रहेगा। इसके बाद में चंबल नदी की बात करते हैं दोस्तों। चंबल नदी में हम बांध से संबंधित हो गई है, और चंबल नदी के बाद में बांध आता है। पहला चंबल नदी के बांध दक्षिण से उत्तर का क्रम कौन सा है, पहला है गांधी सागर बांध एमपी में, और दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, और उसके बाद जवाहर सागर बांध कोटा में, और उसके बाद में कोटा बैराज है कोटा में, और नौनेरा बांध कोटा में, और उसके बाद में हमारा डूंगरी बांध है सवाई माधोपुर में। डूंगरी बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कौन से की, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी में बांध आ गया, और चंबल नदी परियोजना पे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, और चंबल नदी परियोजना बनी हुई है। चंबल नदी पर कौन सी, चंबल नदी परियोजना। दोस्तों चंबल नदी पर क्या बनी हुई है, चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना बनी हुई है वो दोस्तों, ये चंबल नदी परियोजना बनी हुई है जो राजस्थान और एमपी, राजस्थान और एमपी, ये दोस्तों चंबल नदी परियोजना क्या है, राजस्थान अनुपात एमपी। तो मैं इससे समझाना चाहता हूं कि इसका हिस्सा राजस्थान और एमपी का हिस्सा कितना है, 50 अनुपात 50
50 का हिस्सा है। चंबल नदी परियोजना पर राजस्थान और एमपी का कितना हिस्सा है? 50 अनुपात, आधा राजस्थान का है, आधा हमारा इसका एमपी का है। उसके बाद में हम बात करते हैं चंबल नदी परियोजना पर 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है साहब। इस पे चंबल नदी पर 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें से राजस्थान को 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। समझे? चंबल नदी परियोजना क्या है? ये चंबल नदी परियोजना विद्युत उत्पादन से संबंधित है या जल से संबंधित है। जैसे हमारा राजस्थान और एमपी का कितना है? 50-50 का हिस्सा है, 50 अनुपात 50 का, आधा चंबल नदी, आधा एमपी का और आधा हमारा है राजस्थान का। इसमें 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें से राजस्थान को 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसके बाद में हम चंबल नदी में, और चंबल नदी की एक बात और है, तो परियोजना से संबंधित हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी परियोजना से। इसके बाद चंबल नदी पर ये सर्वाधिक उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। ये चंबल नदी किसके लिए? सर्वाधिक उत्खात भूमि, मतलब उत्खात भूमि क्या होती है? बीड़ अलग होता है, बीहड़ अलग होता है। जब देखो नदी आती है सर्वाधिक गड्ढे कर देती है, गहरे गहरे गड्ढे, इसलिए चंबल नदी को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखना, सर्वाधिक उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी जाती है। उसके बाद में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करती है। उसके बाद में आप ये भी कह सकते हो कि ये डाकुओं की क्या है? शरणस्थली, क्योंकि सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण हो जाता है, इससे क्या उनको छुपने की जगह मिल जाती है। उसके बाद में हम चंबल नदी की थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, चंबल नदी की सहायक नदियां बात करते हैं। सहायक नदियां मैंने बताई थी कि जिधर से नदी बहती है, जनाबाव की पहाड़ी से अपन मुरादगंज यूपी की तरफ चलते हैं, तो अपने बाएं तरफ की जो नदियां होगी, जिधर नदी बहती है उधर के बाएं तरफ की नदियां बाएं तट की नदी होगी और एक दाएं तट की नदी होगी। तो चंबल नदी के बाएं तट की नदियां, चंबल नदी के बाएं तट की सहायक नदियां, और इस बाएं तट की सहायक नदियों में क्या है? चंबल नदी के बाएं तट की सहायक नदियां क्या है? हम बात करते हैं पहले बाएं तट से। दो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, बामनी, और दूसरे नंबर पर मैच, और तीसरे नंबर पे बनास। अब बनास की सहायक नदियां हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जब बनास पढ़ेंगे, एग्जिट अपन बनास पढ़ेंगे, तो वहां हमारी सहायक नदियां आ जाएगी। बामनी का उद्गम हरिद्वार की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से होता है, मेच नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है, और बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चंबल में। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, और ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर में ये किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों कौन कौन सी बाएं तट की 3 नदियां हैं? बामनी, मेच और बनास। अब आती है दाएं तट की सहायक नदियां। दाएं तट की सहायक नदियां हैं, तो दाएं तट की सहायक नदियों में दोस्तों कौन कौन सी है? पहली हमारी नदी है काली सिंध नदी। मैंने आपको जिस दिन पढ़ाया था डायग्राम बनाएगा, दोस्तों मैं पहले भी बता सकता हूं कि जितना हो सके डायग्राम पढ़ना। मैंने डायग्राम बनाया है, और डायग्राम में यही कहा है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां पे जाके मिल जाती है। काली सिंध नदी हमारे दाएं तट की नदी है, और इसका डायग्राम है, आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख के, तो शॉर्ट वीडियो नहीं है, उसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है 30-35 मिनट की,
उस वीडियो में जाके देखें। आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप एक बार या 2 बार उसको ध्यान से देख लोगे, एकदम एग्जिट आपके क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। तो काली सिंध नदी है, और काली सिंध नदी के बाद में हमारी दूसरी नदी आती है पार्वती। पार्वती के बाद में आती है सीप, सीप के बाद में आती है कुन्नू, और कुन्नू के बाद में काली सिंध की नदी सहायक नदी है आहू, और आहू के बाद में हमारी एक नदी है उजाड़, उजाड़ के बाद में है छापी, और छापी के बाद में दोस्तों है परवन, परवन, और एक है नेवज या निवाज, और एक नदी है दोस्तों पार्वती की। ठीक, ये नदियां कौन सी है? सहायक नदियां। दोस्तों मैं बोलता हूँ चंबल नदी के बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है? बामनी, मेच और बनास। दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है? काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू, आहू, उजाड़, छापी, परवन और नेवज। ये हमारा चंबल नदी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। और चंबल नदी में एक और चंबल अभ्यारण्य भी है। तो अभ्यारण्य है तो हम अभ्यारण्य के साथ में पढ़ेंगे, और आगे हमारा वन्य जीव वाला और वन वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम अपने साथ में पढ़ेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप ऐसे कमेंट्स आएगा आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक संतोष जी है, संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दोस्तों एक विवेश जी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सपोर्ट आपका यही है कि आशा करता हूँ कि बस वीडियो जिनके पास में हमारा मकसद तो यही है कि एक पढ़ाने का वो है, तो आपके साथ में अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।